बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप बायोलॉजी के अंदर यकीनन कामयाब होना चाहते हैं, चाहे वो एसएसटी है, चाहे वो आपके पास कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है, लेक्चरर का है, या कोई भी हमारे पास एनालिस्ट का है, या फिर रिसर्चर का है, तो आपको करना क्या है। मैं आपको कुछ जो है ना सिलेबस बताता हूँ रिटर्न पोर्शन के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता ही नहीं होता वो ग्रेजुएशन के बाद हमने करना क्या है। लेकिन बात पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने सिलेबस जो है ना वो कहाँ से उसको जो है ना लेना है और किस तरीके से उसको आपने लेकर चलना है। देखिए, हमारे पास जो मेजोरिटी पोर्शन, जो मेजोरिटी एरियाज जो डिस्कस किए जाते हैं या फिर उनको जो है ना पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के अंदर आस्क किया जाता है क्वेश्चन, उनमें कुछ हमारे पास एरियाज हैं। लाइक सपोज कर लेते हैं, सबसे पहला जो एरिया है जो सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, सबसे ज़्यादा रिटर्न एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, वो आपके पास है जीनेटिक्स। हाँ जी हाँ, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से मुराद क्या है? जेनेटिक्स देखें, बेसिकली जेनेटिक्स के अंदर आपने क्या करना है। जेनेटिक्स डजंट मीन कि आपने सिर्फ मेंडल्स के लॉज को देख लेना है, मेंडल्स के लॉज को करना है, बस उन्हीं से क्वेश्चंस आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं, नहीं। बल्कि जेनेटिक्स के अंदर आपको मुकम्मल जेनेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, आप डीएनए के बारे में भी जानेंगे, आप क्रोमोसोम के बारे में भी जानेंगे, इसी तरीके से आपने जीन्स के बारे में भी आपने मुकम्मल तौर पर जो है ना उसकी जो डिटेल है वो आपने गलीम करनी है। दूसरा आपने क्या करना है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का मॉडल। इसी तरीके से आपके पास बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि जिसमें हमारे पास डीएनए और इसी तरीके से हमारे पास जो सेंट्रल डॉग्मा है, इसको आपने क्या करना है, कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है, कंप्लीटली इसके ऊपर आपने वर्क करना है। सबसे पहला पोर्शन जो लेक्चरर बायोलॉजी के अंदर, या लेक्चरर जो है ना जोलॉजी भी हो, इवन के बॉटनी भी हो, या फिर हमारे पास एसएसटी कोई भी एग्जाम हो जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर हो रहा हो, तो उसमें आपने क्या करना है, जेनेटिक्स को सबसे पहले आपने तैयार करना है। अच्छा, जेनेटिक्स के बाद आप कहां जाएंगे? जेनेटिक्स के बाद आप ऑब्वियसली आप मूव करेंगे टूवर्ड्स एनाटॉमी। अगर आप जोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास एनाटॉमी होनी चाहिए, किस चीज की? एनिमल्स की एनाटॉमी। इसी तरीके से अगर आप प्लांट्स यानी कि बॉटनी की तरफ जा रहे हैं, लेक्चरर बॉटनी की तरफ जा रहे हैं, या एसएस बॉटनी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। अब देखें, एनाटॉमी को भी मैं मजीद इलेबोरेट कर देता हूं। लाइक अगर हम बात करें प्लांट्स की ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो प्लांट्स के अंदर आपको जाइलम का स्ट्रक्चर, आपको फ्लोएम का स्ट्रक्चर, आपको इसी तरीके से रूट, स्टेम, लीफ, यानी कि मुकम्मल आपके पास क्या होनी चाहिए, डिटेल होनी चाहिए। जब आपके पास डिटेल होगी तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप एक सिग्निफिकेंट नॉलेज को गैदर करने में कामयाब हो जाएंगे। और फाइनली क्या होगा, फाइनली आप जो है ना एग्जाम के अंदर कामयाब हो जाएंगे। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर भी जो है ना लाजमी तौर पर क्या करना है, काम करना है। सो जेनेटिक्स हो गई, जेनेटिक्स के बाद हमने बात कर ली, एनाटॉमी की बात कर ली, इसके अलावा हमने फिर बात की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में थोड़ी सी मैं डिटेल भी बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेसिकली आपके पास आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और द लिविंग सिस्टम। लाइक आपके पास एंजाइम हो गए, लाइक आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होगी, प्रोटीन्स होगी, लिपिड्स हो गए। आपके पास जितने भी हमारे पास ये जो कंपाउंड्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा हैं, उनको आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है, उनको आपने तैयार करना है। लाजमी तौर पर आपने इस पोर्शन को जो है ना हिट करना है। देखें, ये वो पोर्शन है जो एग्जाम्स के अंदर बार बार आए हैं। अब इनका मैं आपको कैसे बता रहा हूं, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और इसके अलावा मैंने जो पास्ट पेपर है उसका एनालिसिस किया है, उसमें मैंने आपको सिलेबस का एनालिसिस किया है कि किस तरीके से हमने जो है ना स्टूडेंट्स की तैयारी करवानी है और किस तरीके से हमने कैंडिडेट्स को आगे लेकर जाना है। एक तो आपके पास ये एरियाज हो गए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वो है हमारे पास फिजियोलॉजी। अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स की फिजियोलॉजी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। इसी तरीके से हमारे पास प्लांट की फिजियोलॉजी की बात करें तो प्लांट की फिजियोलॉजी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस जो है ना वो पूछे जाते हैं। देखें, इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होती है? बात यह होती है कि आपने चीज़ों को जो है ना अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने से मुराद ये नहीं कि आपने सरसरी इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद आपने चीज़ों को स्किप करते हुए जाना है। स्किप कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है, जिन एरियाज को भी आपने टारगेट करना है, उन एरियाज का आपके पास मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास मुकम्मल नॉलेज नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप उसमें कभी भी उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। मैं जो आपको आज जो वीडियो के अंदर जो कुछ मैं बता रहा हूं, मैं आपको जो है ना ये मैं दावे से कहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने, जिन कैंडिडेट्स ने इन एरियाज के ऊपर काम किया, वो कभी भी मार नहीं खाएंगे। इवन कि मैं आपको शर्तन कह सकता हूं कि अगर 100 मार्क्स का पेपर भी है, उसमें 80 मार्क्स जो है ना वो आपके सब्जेक्ट्स के हैं, 20% आपका जो है ना जनरल नॉलेज है, तो 80/80 मार्क्स आपके आने के फुली जो है ना आपके पास क्या होंगे, चांसेस होंगे। उसके बाद आपके पास एक और एरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास क्या होता है, वो है इकोलॉजी। अच्छा, इकोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है ना वो हमारे पास पूछे जाते हैं।
इसके अंदर अपना रिटन टेस्ट के अंदर। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएं तो आपको जो है ना रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे। तो इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स आपने क्या करने हैं, उनको सिलेक्ट करना है, उनको एज अ सिलेबस जो है ना उनके ऊपर काम करना है। अब काम करने के लिए फिर क्या है, आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी। जब तक आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं करेंगे आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। देखें, मार्केट के अंदर अगर आप जाएं तो आपको बेशुमार किताबें मिलेंगी जो वन पेपर यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड बनी हुई हैं। देखें, एमसीक्यूज बेस्ड तैयारी मैं नहीं समझता कि ये कोई तैयारी होती है। आप कोई मैट्रिक का एग्जाम देने नहीं जा रहे, आप कोई एफएससी का एग्जाम देने नहीं जा रहे, और भाई आप जा रहे हैं जॉब के लिए। और जो बंदा जॉब के लिए जाता है वो फुली ट्रेंड, फुल्ली मुकम्मल तौर पर जो है ना वो क्या होके जाता है, तैयार होके जाता है। अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप कामयाब नहीं होंगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपने सिलेबस को जो है ना ओवरऑल क्या करना है, तैयार करना है। और इसमें अगर आपको जो है ना एक और बात भी मैं आपको बताता चलूं कि जो आपके मेजर एरियाज हैं मास्टर के अंदर, वो अगर आपके पास आपने बॉटनी में की हुई है, आपने जोलॉजी में की हुई है, या आपने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर की हुई है, तो उनके मेन जो एरियाज हैं, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आपने उनको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अगर आप इनको तैयार कर लेंगे ऑब्वियसली आपका जो है ना रिटन टेस्ट का पोर्शन, मैं दावे से कहता हूं कि 80/80 मार्क्स जो है ना वो आपके यकीनन जो है ना वो आएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 20% आ जाता है। अब 20% में ना अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। पैटर्न कैसे चेंज हो गया, पहले वो कहा करते थे जनाब जनरल नॉलेज आ रहा है, जनाब आपका जो है ना इंडो पाक हिस्ट्री आ रही है वगैरह वगैरह। नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब उन्होंने सबसे ज़्यादा जो पोर्शन हिट करना शुरू कर दिया है वो है आपके पास कंप्यूटर, यानी कि आईटी रिलेटेड स्किल्स। अब उसमें कंप्यूटर में भी वो पता है किस एरिया को सिलेक्ट करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो एरिया है आपके पास एमएस ऑफिस। जस्ट एमएस ऑफिस के ऊपर काम करें। एमएस ऑफिस से मुराद क्या है, आपके पास आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट कीज के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरीके से आपको जो है ना एक्सेल के कुछ फार्मूलाज का भी इल्म होना चाहिए। इसी तरीके से आपके पास पावर पॉइंट का भी बेसिक नॉलेज। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डीपली चले जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सॉफ्टवेयर की तरफ चले जाएं, बल्कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक थोड़ा सा जो है ना एक नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और फिर उसको इंप्लीमेंट करें। और इंप्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे आप तब तक उसका जो है ना उसका कोई सोल्यूशन जो है ना वो नहीं निकाल सकते। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ। सबसे अहम बात वो ये होती है कि आपने अपने अंदर जनरल अवेयरनेस भी क्रिएट करें। आप कोई भी काम कर रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर काम करें, कंप्यूटर के ऊपर काम करें जिसमें एमएस वर्ड इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा देखें कि हम कौन कौन से फंक्शन जो है ना उसके यूज़ कर रहे हैं और कौन कौन से फंक्शन कहाँ कहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। देखें, ये एक जनरल अवेयरनेस होती है। ये जनरल अवेयरनेस जो है ना ये आपको रट्टा मार के कहीं से नॉलेज से नहीं आएगी, बल्कि ये जनरल अवेयरनेस आपको काम करते हुए जो है ना वो सीखने को मिलेगी। अच्छा, इस तरीके से इंग्लिश का पोर्शन होता है जिसमें सिनोनिम्स या फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं प्रीपोजिशंस। उनके बारे में जो है ना वो पूछा जाता है। होपफुली कि आपको मेरी बातें जो है ना वो क्लियर हुई होंगी, अंडरस्टैंड किया होगा आपने। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप जो है ना मेरे नंबर के ऊपर डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना कोशिश करूंगा कि आपके मसाइल को जो है ना लिसन करके उसको रिजॉल्व करने की मैं फुल कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और मेरा सेशन भी ज्वाइन करें।